गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस क्रेडिट अल्फा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये केस 94 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 596 पे रिपोर्ट हुआ और केस 19 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B पर है। इस केस के अंदर असेसी ने अपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए। असेसी ने 6 करोड़ रुपए की कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस की, जिसके अंदर जो पार वैल्यू थी वो 20 लाख रुपए थी और सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 करोड़ 80 लाख का था। इस केस के अंदर एक छोटा सा इशू ये भी इन्वॉल्व था कि असेसी को कोई भी इनकम ड्यूरिंग द ईयर नहीं हुई थी और असेसी ने कुछ एक्सपेंसेस क्लेम किए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, जिसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस थे, डेप्रिसिएशन था और कुछ अदर एक्सपेंसेस थे। असेसी के ही केस में पिछले साल असेसिंग ऑफिसर ने ये सारे खर्चे डिसअलाउ कर दिए थे, जो कि असेसी जब आगे गया था तो ITAT ने पिछले साल के अंदर असेसी को ये खर्चे अलाउ कर दिए थे। लेकिन ITAT के ऑर्डर पास करने के बाद भी नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में भी असेसिंग ऑफिसर ने उन सारे खर्चों को डिसअलाउ कर दिया जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम किए गए थे, इस प्रिटेक्स्ट पर कि असेसिंग की कोई भी इनकम नहीं है। तो पहला इशू तो यही था इस केस के अंदर कि क्या वो खर्चे अलाउ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो इस केस के अंदर जब ये मैटर ITAT के पास तक ट्रैवल किया तो ITAT ने देखा कि ITAT ने अपने डिसीजन में ही असेसी के केस में ही वो खर्चे अलाउ किए हुए हैं। तो जहां तक कि इस बात का इशू था तो वो तो असेसी के फेवर में जाना ही था और ITAT ने कंसिस्टेंसी को भी बेस लेते हुए वो सारे के सारे खर्चे असेसी को अलाउ किए। अब सेकंड इशू ये था कि जब असेसी ने अपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए तो असेसी ने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के हिसाब से रूल 11UA के अंदर अपनी वैल्यूएशन की रिपोर्ट सबमिट करी, जो कि असेसिंग ऑफिसर ने नहीं मांगी। असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि जो आपने एस्टिमेट्स लिए हैं, जो आपने प्रोजेक्शंस ली हैं, वो एक्चुअल फिगर्स के साथ मैच नहीं करती, इसलिए मैं आपके डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड को नहीं मानता। और उन्होंने असेसी से नेट एसेट वैल्यू के द्वारा शेयर की वैल्यू निकालने के लिए कहा। असेसी ने जब नेट एसेट वैल्यू से वैल्यू निकाली तो वो वैल्यू 3241 रुपये नेगेटिव आई। तो असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि आप जिस मेथड से वैल्यूएशन निकाल रहे हैं उससे प्रीमियम पर शेयर इशू होता है और वैसे नेगेटिव है। तो असेसिंग ऑफिसर ने 6 करोड़ रुपए है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ऐड कर दिया। फ्रेंड्स, कितनी विरोधाभास है इस बात के अंदर कि यदि किसी की शेयर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब है कि वो बिना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम लिए बिना तो उसको वो असेसी कभी कैपिटल इशू नहीं कर पाएगा। यदि हम डिपार्टमेंट के इस सेक्शन का सही मतलब देखें तो यदि किसी कोई लॉस में चल रहा है तो उसके असेट की जो उसके शेयर की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, और यदि शेयर की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो फिर तो इसका मतलब वो अपना शेयर 1 रुपये भी इशू नहीं कर सकता, क्योंकि 1 रुपये भी इशू करेगा तो वो बुक वैल्यू से ज़्यादा माना जाएगा और डिपार्टमेंट जो है वो DCF के मेथड को मानता नहीं है। तो इस केस के अंदर ITAT ने ये कहा कि जो 11UA मेथड है वो ये कहता है कि दो मेथड्स अवेलेबल हैं, एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड अवेलेबल है और एक नेट एसेट वैल्यू मेथड है। तो असेसी के पास ये चॉइस है कि वो DCF मेथड से जाए या नेट एसेट वैल्यू से जाए। तो इस केस में असेसी ने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के हिसाब से शेयर की वैल्यू निकाली। जो रिपोर्ट चाहिए थी, चाहे वो मर्चेंट बैंकर की हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट की हो, उस रिपोर्ट को लिया। तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो अपनी चॉइस से असेसी के ऊपर ये नहीं लाद सकता कि आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज नहीं करेंगे और या नेट एसेट वैल्यू मेथड यूज करेंगे। ये असेसी की अपनी चॉइस है कि वो DCF मेथड से जाए या नेट एसेट वैल्यू मेथड से जाए। वंस द असेसी हैज अडॉप्टेड द नेट एसेट discounted cash flow method, then the assessing officer what can maximum do
जो असेसिंग ऑफिसर ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि वो ये देख सकता है कि एसएससी ने डीसीएफ मेथड को फॉलो करने की जो प्रक्रिया है या जो तहजीब है या जो इंटीग्रिटी है उसको फॉलो किया या नहीं किया, या उस मेथड को फॉलो करने में यदि कोई त्रुटि रह गई है तो आपको उस त्रुटि के बारे में बताना है, ना कि उस मेथड को रिजेक्ट करना है। तो इस केस में आईटीएटी ने ये कहा कि जो असेसिंग ऑफिसर ने डीसीएफ मेथड जो एसएससी ने अडॉप्ट किया था उसको ना अडॉप्ट करके अपनी मर्जी से नेट एसेट वैल्यू मेथड ले लिया है, वो लॉ उसको परमिट नहीं करता। लॉ एसएससी को चॉइस देता है, चाहे वो डीसीएफ मेथड यूज करे या नेट एसेट वैल्यू मेथड करे। तो यदि असेसिंग ऑफिसर खाली इस मुद्दे पर एसएससी का डीसीएफ मेथड रिजेक्ट कर देता है कि एसएससी की प्रोजेक्शंस उसकी एक्चुअल फिगर से मैच नहीं करती, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जो प्रोजेक्शंस हैं वो जो एक्चुअल फिगर्स हैं दे आर बाउंड टू डिफर, और हम यदि किसी वैल्यू को दो मेथड से निकालेंगे, क्योंकि नेट एसेट वैल्यू की अलग मेथोडोलॉजी है और डीसीएफ की अलग मेथोडोलॉजी है, तो आईटीएटी ने ये कहा कि यदि कोई वैल्यू दो अलग अलग मेथोडोलॉजी से निकाली जाएंगी तो दोनों के अंदर डिफरेंस आना जायज है। तो आप असेसिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो एसएससी के मेथड को छोड़ करके अपने डिपार्टमेंट के फेवर में जो मेथड है उसको अडॉप्ट करें। Friends, this case is very, very important in dealing in those cases in which the shares have been issued at premium by adopting the discount cash flow method and where the projections are not matching with the actual results. At the end of this video, I am once again repeating the name of the case. The name of the case is Credit Alpha Alternative Investment Advisors Private Limited. ये केस जो है वो, इस केस की एक और इंटीग्रिटी ये थी कि इस केस में सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दे दिया था, इसलिए जो डिपार्टमेंट है वो एसएससी के अगेंस्ट जो है वो अपील में था। और ये केस 94 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 596 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।